दोस्तों, चारों तरफ मुसीबत से घिरे मोदी क्या इस बार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे? मतलब 9 जून 2029 जब उनका टर्म पूरा हो रहा है, कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो क्या वक्त से पहले ही 2029 से पहले ही मोदी गद्दी से उतर जाएंगे? अब दोस्तों, इतने बड़े सवाल का जवाब कोई मामूली नेता नहीं दे रहा है, बल्कि देश के सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक यशवंत सिन्हा, सबसे डेयरिंग, सबसे सीनियर, जो मोदी के भी सीनियर रहे, बीजेपी में देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, कई सरकारों में रहे, कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, और अपनी बात को तस्दीक करने के लिए यशवंत सिन्हा साहब ने कई फैक्ट्स देश के सामने रखे, कई तथ्य सामने रखे हैं, जिसमें से एक फैक्ट जो है वो यूपी को लेकर है, यूपी चुनाव को लेकर है। और सिन्हा साहब कहते हैं कि जो फीडबैक उत्तर प्रदेश की 403 सीटों से आ रहा है, जो कंस्टिट्यूंसी वाइज सीटों से जो फीडबैक आ रहा है, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल रहा है, देश का सबसे बड़ा सूबा, और उत्तर प्रदेश के निकलते ही मिस्टर सिन्हा कहते हैं कि मोदी जी की गद्दी दिल्ली में सुरक्षित नहीं रहेगी। वेरी बोल्ड स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सिन्हा। यूपी अगर हाथ से निकला सिन्हा साहब, तो मोदी की जो उल्टी गिनती और तेजी से आगे बढ़ेगी। देखिए, यूपी अगर हाथ से निकल गया, जिसके जैसा आपने सही कहा कि संकेत आने शुरू हो गए हैं, तो यूपी के बाद मोदी के लिए 2029 देखना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, 2029 देखना मतलब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये यूपी का चुनाव हार गए तो दिल्ली की गद्दी के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी, इनको दिल्ली की गद्दी भी छोड़ना पड़ेगा। अब पार्टी में नरेंद्र मोदी के सीनियर रहे यशवंत सिन्हा का मानना है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने देश को एक भयावह स्थिति में उलझा दिया है, फंसा कर रख दिया है। वो चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, जिनके कुछ खुलासे उन्होंने किए हैं, चाहे वो रक्षा का मामला हो, सिक्योरिटी का मामला हो, जिस पर किसी की नज़र नहीं जा रही, गोदी मीडिया तथ्यों को छुपा रही है, वहाँ पर भी, रक्षा के फ्रंट पर भी पूरी तरह से देश संकट से घिरा हुआ है। और यही नहीं, धर्म का ध्रुवीकरण हो या जाति का ध्रुवीकरण हो, धर्म और जाति के संघर्ष में भी देश को उन्होंने उलझा दिया है। अब इस इंटरव्यू में कई विस्फोटक खुलासे हैं, लेकिन आज एक बड़ा खुलासा और किया, बड़ा बल्कि मैं कहूँगा एडमिशन किया, स्वीकारोक्ति करी यशवंत सिन्हा। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी को 2014 से पहले चुना जा रहा था, तो सीनियर लीडर उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, यशवंत सिन्हा खुद थे, उसमें सुषमा स्वराज थी, राजनाथ सिंह थे, कई 4-5 नेताओं के उन्होंने नाम लिया कि हम लोगों ने जब तय किया नरेंद्र मोदी ही उपयुक्त हैं, तो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, और आज इस गलती को उन्होंने कैमरे के सामने स्वीकार किया है। मोदी जी के बारे में मैं ये बात कबूल करता हूं आपके सामने आज के दिन कि हम सब लोगों ने उनको पहचानने में भूल की। अब दोस्तों, ये बात सही है कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और कई चुनौतियां जो हैं वो सरकार के सामने खड़ी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मोदी एक बहुत कमज़ोर ज़मीन पर खड़े दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को आपको गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि यशवंत सिन्हा आज की तारीख में सबसे अनुभवी राजनेता तो हैं, खुलकर बोलने वाले भी सबसे सीनियर पॉलिटिशियंस में से एक हैं। क्या आपको लगता है कि 2014 के मोदी और 2026 के मोदी, दोनों मोदी आपने देखे, क्या ये जो 2026 वाले मोदी हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, लुढ़क रहे हैं? 2014 के जो मोदी जी थे वो एक आर्टिफिशियल मोदी जी थे। देश के सामने बहुत सारी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई गई मोदी जी के बारे में। मैं ये बात कबूल करता हूं आपके सामने आज के दिन कि हम सब लोगों ने उनको पहचानने में भूल की। और पहचानने में भूल की आपने? जी बिल्कुल, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हम लोग भी
उनका जो प्रचार तंत्र था उसकी लपेट में आ गए और हम लोगों ने भी विश्वास किया कि देश के लिए शायद यही सर्वोत्तम विकल्प हैं, जो वो नहीं थे। लेकिन खैर उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। 12 साल बाद जब हम इस पर विचार करने के लिए बैठे हैं दीपक जी, तो मुझे लगता है कि 12 साल बहुत लंबा वक्त लग गया उनको सही पहचानने में, और अब हमें लगता है कि देश ने पहचाना शुरू किया है। 12 साल उन्होंने तिकड़मबाजी करके देश में अपना शासन चलाया है। देश को इससे बहुत ही भारी नुकसान हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे वो देश के भीतर की स्थिति हो, देश के बाहर की स्थिति हो, भारी नुकसान हुआ है। हमारे राजनीति में पहले नेता थे चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी एक बात हम लोगों को कहा करते थे कि तिकड़म करके तुम राजनीति कर सकते हो, लेकिन तिकड़म करके तुम शासन नहीं चला सकते हो, देश नहीं चला सकते हो। मोदी जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है आज के दिन कि उन्होंने तिकड़म करके राजनीति की, देश के प्रधानमंत्री बन गए और तिकड़म कर 12 साल उन्होंने जी प्रधानमंत्री के पद पर रहने का काम किया है। अब जनता उनको पहचान गई है, प्रचार तंत्र के शिकार बन गए। मैं अब चलिए एक मौजूद सवाल पर आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, सरकार भी थोड़ा घबराई है। 5 सितंबर को कुछ ही दिन बाद जेनजी फिर हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा होने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा लेवल पर, ऐसा कहा जा रहा है, इंडिया गेट से पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च होगी। क्या आपको लगता है कि अगर परमिशन नरेंद्र मोदी सरकार ने दे दी और 20 जुलाई से भी ज़्यादा अगर छात्र आ गए तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है, मोदी जी के लिए तकलीफें और बढ़ सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, नहीं दिया तब भी मुश्किल में है, दिया तब भी मुश्किल में है। सांप छुछंदर वाली उनकी हालत है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, और इतना भयंकर समर्थन उसको कैसे मिल गया लोगों का, ये एक ही बात इंडिकेट करता है, और वो ये है कि देश में इतना इतना निराशा का वातावरण था कि जब मौका मिला तो लोग इकट्ठे हो गए और अपनी निराशा को व्यक्त किया उन लोगों ने। तो वो निराशा अभी बरकरार है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, देश की सुरक्षा की स्थिति आंतरिक और बाहरी सब खराब है, उस पर हम लोग शायद आएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों के लिए इस देश में क्या है, 12 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति केवल भाषण दे और वादे करे तो कैसे उस पर लोग विश्वास करेंगे। यही स्थिति आ गई है आज के दिन, और मैं मानता हूं कि अब लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है और बहुत भारी संख्या में लोग उस दिन इकट्ठे होंगे। आपने जयप्रकाश नारायण का भी स्टूडेंट मूवमेंट देखा इमरजेंसी में, और उसने तख्ता पलट दिया। इंदिरा गांधी उस वक्त इतनी सशक्त थी इमरजेंसी के टाइम। क्या आपको लगता है ये जो जेनजी है, जिस तरह से हम जेन अल्फा, जो उनसे भी छोटे बच्चे हैं 12 साल 11 साल के, वो स्कूलों में हर जगह मैं देख रहा हूँ, स्कूलों में जा रहे हैं, अपनी बातों के लिए धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकारें घबराई हुई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान की। ये जो जेनजी और जेन अल्फा हैं, क्या आपको लगता है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है कि मोदी का तख्ता तक पलट सकते हैं अगर ये अपने पे आ गए? मेरा उत्तर है हाँ। और मैं आपसे ये कहूँ कि जो क्रांति होती है किसी भी देश में, उसको सीनियर सिटीजन्स नहीं करते हैं। वो लीड कर सकते हैं, जैसे जेपी ने लीड किया था 74-75 में, लेकिन करते हैं जो लोग, उसका जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वो बराबर नौजवान रहे हैं। और इस बार भी देश का नौजवान जो है वो हम देख चुके हैं, इसके पहले भी खड़ा हो गया है, समझदारी से काम ले रहा है, और सरकार अब इतना घबरा गई है कि पूरा बीजेपी का जो प्रोग्राम है, नई टीम का, नए अध्यक्ष का और सरकार का, वो है कि जेनजी को अप्रोच करो, जेनजी के साथ संपर्क बढ़ाओ, ये करो वो करो। अचानक देश की राजनीति में जेनजी का वर्चस्व एक तरह से छा गया है।
ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि नौजवान जाग गया है और नौजवान अब परिवर्तन चाहता है। वो किसी झांसे में नहीं आने वाला है, वो परिवर्तन चाहता है और नौजवान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने पार्लियामेंट छोड़े हुए मुझे पता नहीं 12-15 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर हमारे क्षेत्र के लोग हमसे संपर्क करते हैं तो अधिकांश मामला ये होता है कि भाई हमारा जो लड़का है, भांजा है, कोई भी है, उसको आप नौकरी किसी तरह कहीं लगवा दीजिए। तो देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर है कि नौजवान करे भी तो क्या करे, घर में बैठ के रोटी तोड़ता है अपने पेरेंट्स का, तो उसको ताने सुनने पड़ते हैं, तो इसलिए वो सड़कों पर उतरेगा। वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। जी, एक चीज़ और, क्या आपको लग रहा है कि 2026 उसके बाद 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव, और ये चुनाव लोग कह रहे हैं कि साहब ये सेमीफाइनल हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश मोदी और योगी के हाथ से निकलता है, क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। क्या यूपी अगर हाथ से निकला सिन्हा साहब, तो मोदी की जो उल्टी गिनती और तेजी से आगे बढ़ेगी? देखिए, यूपी अगर हाथ से निकल गया, जिसके जैसा आपने सही कहा कि संकेत आने शुरू हो गए हैं, तो यूपी के बाद मोदी के लिए 2029 देखना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, 2029 देखना मतलब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि अगर ये यूपी का चुनाव हार गए तो दिल्ली की गद्दी इनके लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। इनको दिल्ली की गद्दी भी छोड़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद बीजेपी के भीतर बगावत होगी। और वो बगावत इसलिए होगी, दीपक जी, कि हम सब इस बात को जानते हैं, इतिहास इसका गवाह है, हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी, कि लोग, और खास करके जो कार्यकर्ता होते हैं किसी पार्टी के, वो एक नेता के पीछे इसलिए जुड़ते हैं, खड़े होते हैं, कि उनको लगता है कि ये हमको चुनाव जिताएगा। जब ये खत्म हो जाता है अट्रैक्शन, तो वो छोड़ देता है नेता का साथ। तो इसीलिए जब मोदी जी और उनके सहयोगी जो आज के दिन है, उनके अंदर ये क्षमता समाप्त हो जाएगी, नहीं बचेगी कि वो चुनाव जिता सकें, तो लोग क्यों उनके साथ रहेंगे? फिर बीजेपी के भीतर लोग कहेंगे कि भाई दूसरा नेतृत्व चुनो। और अभी इस मामले में हम गडकरी जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने बयान दिया है कि भाई बहुत हो गया, जी उम्र हाँ, होगी, अब घर चलो। नई पीढ़ी को देना चाहिए। तो अब एक तो चीज, आप देखिए ना, हम सबको मोदी जी ने रिटायर करा दिया 75 की उम्र पाते हाँ, आते आते। आप लोग रिटायर कर दिए, कि मोदी जी क्यों नहीं रिटायर हो रहे? हाँ, तो वही तो ये देश देख रहा है ना कि बाकी जी, सब लोगों को जो 75 के थे उस समय जी, 2014 में उन्होंने आप रिटायर हैं, कर। अरुण शौरी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं। मैं एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने एक तो हिंदू मुस्लिम का जो ध्रुवीकरण शुरू किया, और अब मैं देख रहा हूं जातियों को भी झोंक दिया है, क्या ये देश जाति और धर्म के ध्रुवीकरण में फंसता चला जा रहा है, जाति भी और हिंदू मुस्लिम भी? देखिए, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो शुरू से गुजरात से लेकर यहाँ तक उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। अगर वो नाकाफी साबित होता था तो उसमें पाकिस्तान का तड़का डाल देते थे। पुलवामा और बालाकोट आपको याद होगा जी, 2019 के चुनाव के पहले। तो ये इनका पुराना एक इनकी पॉलिसी रही है। अब नई पॉलिसी इन्होंने जातों का को लड़ाना शुरू किया आपस में, कम से कम मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, आपस में तकरार शुरू हो जाए, ये उनकी चाल है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को, कि जब देश की जनता जाग जाती है तो फिर वो धर्म और राजनीति और इस तरह के जो जी, बंधन है उससे अपने को मुक्त कर लेती है और बिल्कुल खुलकर प्रजातंत्र की रक्षा में उतर जाती है। जी, ये हम लोगों ने 77 में यही देखा था। जी।
मतलब आप कह रहे हैं कि जब इशू बड़ा होता है देश के आगे तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण, ये अपने आप स्वतः पीछे चले जाते हैं, देश आगे बढ़ जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। एक बिल्कुल। एक 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 और सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फ्रंट पे ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रहे हैं, हमको डिफेंस का फ्रंट नहीं दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि चाइना, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, उसके साथ टर्की और अब बांग्लादेश भी जुड़ने जा रहा है। ये जो 4 देश हैं, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और बांग्लादेश, ये जो एक साथ एक संधि कर सकते हैं, चाइना की बैकिंग है इनको, क्या भारत की जो रक्षा नीति है, भारत की जो सुरक्षा है, वो भी आपको कहीं ना कहीं मोदी के इस कार्यकाल में बहुत कमजोर दिख रही है? देखिए, एक नागरिक के नाते और खास करके उस प्रकार के नागरिक के नाते जो इन बातों को थोड़ा बहुत समझता है। जी, आप तो विदेश मंत्री रहे देश के साथ। हाँ, तो इसीलिए पूछा। मैं आज के दिन एक नागरिक के नाते बहुत चिंता में हूँ देश के भविष्य को लेकर। बहुत। ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का अलायंस हुआ है ना, गठबंधन हुआ है, जिसमें जी, उन्होंने साफ कहा है कि एक देश के ऊपर आक्रमण होगा तो बाकी दोनों देश पे इसको मान लेंगे कि उनके ऊपर आक्रमण है और उसकी सहायता करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान और तुर्की का पहले संबंध रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने बहुत पाकिस्तान की मदद की। लेकिन सऊदी अरेबिया, जिसको हम कल्टीवेट करते रहे हैं, उसका इस तरह उधर चले जाना हमारे लिए बड़े न केवल आश्चर्य बल्कि चिंता का विषय है। और इस तरह का एक पैक्ट आपस में कर लेना, और उसके बाद बांग्लादेश का ये कहना कि भाई हम भी चाहते हैं कि इसमें हम शामिल हों, इससे और खतरनाक घंटी भारत के लिए नहीं बज सकती थी जो आज बज रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वो सार्क समिट के लिए भी भारत नहीं आ रहे हैं। जी, चीन चले गए, चीन की विजिट उनकी हो गई। तो जैसा भारत नहीं आ रहा है। भारत नहीं आ रहे हैं। लोगों ने कहा है, वहां के विदेश मंत्रालय के लोगों ने, कि भारत जाना अभी इंतजार कर सकता है, तो इंतजार करेंगे। तो बांग्लादेश आपके खिलाफ है, नेपाल आज आपके खिलाफ हो गया। आपके जो वहां एम्बेसडर हैं उनको पता नहीं कितने दिनों के बाद वहां के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला। बांग्लादेश आपके पक्ष में नहीं रहा, नेपाल आपके पक्ष में नहीं रहा। पाकिस्तान की जो कहानी है वो हम सब जानते ही हैं। चाइना तो खैर ही है हमारा दुश्मन। तो ये सब जो है, और इसमें पाकिस्तान की कूटनीति को आगे बढ़ना और हमारी कूटनीति का असफल होना एक बहुत चिंता का विषय है हर भारतीय के लिए। और तो क्या ये एक मोदी का फेलियर मानते हैं आप? अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी होती या अटल बिहारी वाजपेयी होते, नरसिम्हा राव होते या मनमोहन सिंह होते तो ऐसा ना होता? देखिए, इंदिरा गांधी की बात आपने की, आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश वाला मामला उठा था, ईस्ट बंगाल उस समय था, तो उन्होंने रूस के साथ समझौता किया था ना, एग्रीमेंट साइन हुआ था मिलिट्री एक्शन के पहले, कि अगर कोई दिक्कत होती है, अमेरिका बीच में कूदता है, तो रूस हमारी रक्षा के लिए आएगा आगे। आज तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ने 2014 में आने के समय ये तय किया कि विदेश नीति जो है उनके कार्यकाल की सबसे सफल विदेश नीति मानी जाएगी, और ये रेजिम याद किया जाएगा इसकी विदेश नीति के लिए। इसलिए हुआ कि डंका बज रहा है, सब बनावटी था, और आज उसकी पोल पूरी तरह से खुल गई है। भारत बिल्कुल अलग थलग अकेला आज खड़ा है, और पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ है, वो डिप्लोमेसी कंट्रोल कर रहा है पूरा आसपास। और हम लोग इतने बड़े, हमारे विदेश मंत्री जी, विदेश सचिव, हाँ, वो मोदी जी, जिनका यही था कि भाई इनसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है। अटल जी भी इनसे पीछे छूट गए, नेहरू और इंदिरा गांधी तो पीछे छूट ही गई, और उन्होंने ऐसा भट्टा बैठा दिया
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न आज आपने मेरे सामने रखा है वो इतना गंभीर प्रश्न है और देश की सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा एक पैदा हो गया है हमारे पड़ोस में, जी। और सरकार एक और जनता अनभिज्ञ है। एक और ठीक है, डिफेंस में हालात खराब, विदेश नीति भी आपने कह दिया कि साहब नाम मात्र के विश्वगुरु, जी जी जी, कोलैप्स कर रही वो। मैं अर्थव्यवस्था, क्योंकि आप देश के वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, इस वक्त जिस तरह से रुपए को हम नीचे नहीं ला पा रहे हैं, उसकी कीमत टूटती चली जा रही, डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कब 100 पार हो जाए। बाकी मैं देख रहा हूं कि हम चाइना से ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। 2025 में हमने 3,700 बिलियन डॉलर इंपोर्ट किया था। हमारे जो पिछले 10 साल में जो इंपोर्ट्स हैं 108% बढ़ गए। क्या आपको लगता है कि मोदी की अर्थव्यवस्था और मोदी की ये जो वित्त मंत्री हैं कई वर्षों से, निर्मला सीतारमण, ये भी सुपर फ्लॉप हैं? देखिए, हमको लगता है कि निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो शायद लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर बन गई होंगी अब तक। जी। हो सकता है कि मोरारजी देसाई उनसे कुछ आगे हो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में वक्त बिताने से सफल आर्थिक नीति नहीं बनती है, और देश की आर्थिक व्यवस्था इस समय जो है, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। और ये जेन जी का हम देख रहे हैं कोलाहल, उसके पीछे कारण क्या है? मैं मानता हूं उसके पीछे हमारी गिरती हुई अर्थव्यवस्था जो है वही कारण है, जिसमें बेरोजगारी एक बहुत बड़ा और शायद सबसे बड़ा मुद्दा है कि जेन जी के पास कुछ काम नहीं है, धाम नहीं है, तो वो फिर सड़कों पर उतरेंगे। तो ये जो स्थिति है ये संभाल नहीं पा रहे हैं, और ये स्थिति आने वाले दिनों में और नीचे जाएगी, ऊपर आने की कोई स्थिति नहीं है। इन्होंने इतने दिनों में सारे गलत आंकड़े देकर देश को भ्रमित करके रखा। सारे आंकड़े इनके गलत हैं, और बहुत सारे जो हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं वो इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते हैं। और मैं आपको एक बात और कह दूं कि पिछले साल नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे जो हमारा तरीका जो है ग्रोथ फिगर्स वगैरह, इकोनॉमिक फिगर्स इकट्ठा करने, उस पर संदेह व्यक्त करते हुए उसको डाउनग्रेड करके सी कैटेगरी में डाल दिया था। ओहो। ये खबर यहाँ नहीं छपी क्योंकि खबर तो सच्चाई छपती नहीं है। जी जी। एक सर आखिरी सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी शायद, अगर उनको लगता है कि स्थितियां खराब हो रही हैं, स्थितियां हाथ से बाहर जा रही हैं, उधर आरएसएस का प्रेशर है, बीजेपी में भी बगावत है, अगर उत्तर प्रदेश भी हार जाए तो 2027 यानी अगले साल राष्ट्रपति का चुनाव है, द्रौपदी मुर्मू को रिटायर होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि मिस्टर मोदी खुद राष्ट्रपति बन जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि फिर 5 साल मोदी के लिए पूरे सेफ हैं, उनको इम्यूनिटी भी मिली रहेगी, वो सेफ भी रहेंगे, सिक्योर भी रहेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो अगला पड़ाव आ रहा है 2027 का, मोदी मुझे खुद ही उस कार्ड को यूज कर लें? दीपक जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर अगले साल मोदी जी देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, क्योंकि आपने जैसा कहा कि उनको इम्यूनिटी चाहिए। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो कुछ हुआ इस सरकार में और जैसे हुआ है उसमें से जो गुत्थियां निकलेंगी उनसे इनको बचना बड़ा मुश्किल होगा। मतलब जो स्कैंडल्स हैं, जो स्कैम्स सामने आएंगे इनके जाने के बाद, इसलिए इनको ऐसे पद पर जाना होगा जहां पर कि इनको सुरक्षा मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिले। वो राष्ट्रपति का पद है। अमित शाह शायद देश के वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, उनको भी सुरक्षा चाहिए, तो इसलिए वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे और मोदी जी प्रेसिडेंट बन जाएंगे। क्या आपको लगता है इस वक्त अगर आज की तारीख में निष्पक्ष चुनाव हो जाए, हालांकि मैं कोई आंकड़ा नहीं मांग रहा हूं, आज की तारीख में अगर देश का चुनाव हो जाए तो मोदी का जीतना मुश्किल है? लास्ट क्वेश्चन सर। एब्सोल्युटली, हमको कोई इसमें कहीं संदेह नहीं है। देश का जो वातावरण इस समय है, उस समय इनके लिए चुनाव जीतना असंभव होगा, मतलब मेजॉरिटी पाना।
अगर आज चुनाव देश के हो जाते हैं तो यशवंत सिन्हा साहब कह रहे हैं कि मेजॉरिटी बहुमत में नरेंद्र मोदी का पहुंचना असंभव, इम्पॉसिबल है। और हो सकता है कि 2027 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हो, नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री रहते हैं, कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं, तो वो खुद राष्ट्रपति बन सकते हैं। और जिस तरह से अर्थव्यवस्था फेल हो रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, जो हमारी सुरक्षा है उसकी नीति फेल हो रही है, रक्षा नीति फेल हो रही है, और जेनजी और अल्फा ने जिस तरह से घेर रखा है नरेंद्र मोदी को, वो मुश्किल में है। और यशवंत सिन्हा साहब देश के पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, मोदी जी के कई साल सीनियर, इनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी शायद 2029 तक का कार्यकाल पूरा ना कर पाए। सिन्हा साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, बहुत खुलकर बात कही, और आप जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग जो आज की तारीख में मैं रेट करता हूं कि वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन और सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच सर।